अब हम नेक्स्ट चैप्टर पर आ गए जिसका नाम है किंगडम, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक। तो जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने मार्क कर रखी हैं हम सिर्फ वही पढ़ेंगे। तो पहला पैराग्राफ है हाउ सम मैन बिकेम रूलर्स। किस तरह से कुछ लोग रूलर्स बने। तो ग्रीन कलर में अंडरलाइन कर रखा है कि पहले जो ऋग्वैदिक पीरियड के राजा थे जिनके बारे में हमने पढ़ा था वो हेरिडिटरी नहीं थे। उसके अंदर राजा कौन बनता था ये जन डिसाइड करते थे। जन यानी पब्लिक डिसाइड करती थी, असेंबली वगैरह होती थी उसमें डिसाइड होता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा ये चीज़ें चेंज हो गई। अब कौन बड़ा राजा है वो डिसाइड होता था, कौन बड़े बड़े सेक्रीफाइस कर सकता है। सेक्रीफाइस यानी यज्ञ कर सकता है या फिर यज्ञ कर सकता है। उसी में एक नाम आता है अश्वमेध यज्ञ का। अश्वमेध यज्ञ या फिर हॉर्स सेक्रीफाइस। इसके अंदर क्या होता था, एक हॉर्स को खुला छोड़ देते थे जिसको राजा के आर्मी वाले गार्ड करते थे और वो घोड़ा दूसरे राज्यों में जाता था। अगर दूसरे राज्यों में उस घोड़े को रोक लिया जाता है इसका मतलब ये होता था कि वो राज्य घोड़ा खोलने वाले राज्य से लड़ाई करना चाहता है या फिर उसकी सत्ता स्वीकार नहीं है। लेकिन अगर किसी राज्य से वो घोड़ा बिना रोके निकल जाया करता था तो इसका मतलब ये माना जाता था कि उस राज्य में जिस राज्य से होकर घोड़ा निकल गया है वो राज्य मानता है कि जिसका घोड़ा है वो उससे ज़्यादा शक्तिशाली राजा है। तो ये ऐसे काम करता था अश्वमेध यज्ञ। उसके बाद में जब घोड़ा लौट के आ जाता था राजा के पास में फिर एक सेक्रीफाइस या फिर यज्ञ होता था जिसके अंदर जो भी राजा हैं जिन्होंने उसको सुपर पावरफुल राजा मान लिया है उसको इनवाइट किया जाता था। फिर स्पेशली जो पुजारी होते हैं या फिर ब्राह्मण्स होते हैं जिनको इसकी नॉलेज होती थी उनको बुलाया जाता था। जो बाकी राजा आते थे इस सेरेमनी में वो मेन राजा के लिए गिफ्ट वगैरह लेके आते थे। फिर राजा एक बड़े से सिंहासन पे बैठता था या फिर उसकी सीट अलग से होती थी और राजा का जो सारथी होता था यानी चैरिटियर होता था, जो राजा जिस रथ पे बैठते हैं उस रथ को हाँकने वाला सारथी जो होता था वो राजा के बड़ाई में या फिर राजा के प्रेज में कविताएं बोलता था या फिर गुणगान करता था राजा का। फिर राजा के जो फैमिली वाले होते थे वाइफ एंड सन्स वो भी थोड़े बहुत रिचुअल करते थे लेकिन माइनर रिचुअल करते थे, मेजर रिचुअल राजा खुद करता था। फिर बाद में प्रीस्ट रिचुअल करने के बाद में जो पवित्र पानी होता है या पवित्र जल होता है उसका छिड़काव करते थे। जो आम प्रजा है वो भी राजा के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आती थी। शूद्र भी शामिल किए जाते थे पर हाँ शूद्र हर सेरेमनी के अंदर या फिर उस अश्वमेध के हर सेरेमनी के पार्ट नहीं होते थे। कुछ जगह वो दूर से देखते थे, कुछ जगह वो पास आ सकते थे। तो इस तरीके से था, वर्ण के हिसाब से चीज़ें कैटेगराइज होने लगी थी धीमे धीमे। अब सेकंड पेज पर आ जाते हैं, येलो बॉक्स के अंदर देखते हैं वर्ण सिस्टम क्या है। तो उस टाइम पे यानी ऋग्वैदिक काल के बाद में जो चीज़ें कंपोज हुई थी उनको लेटर वैदिक पीरियड बोला जाता है या लेटर वैदिक लिटरेचर बोला जाता है। अब इसके अंदर बहुत सारी किताबें आ जाती हैं, 3 वेद भी आ जाते हैं जो कि बाद में लिखे गए, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, तो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद क्या है, ये लेटर वैदिक लिटरेचर है। ऋग वैदिक लिटरेचर में सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद आएगा। फिर कुछ पुजारी थे, सम प्रीस्ट एंड वॉरियर्स वर रिच। कुछ पुजारी और कुछ क्षत्रिय लोग रिच थे लेकिन कुछ रिच नहीं थे। पुजारी भी फार्मर्स हो सकते थे, ट्रेडर्स हो सकते थे। ठीक है, सिमिलरली वॉरियर्स भी। अब प्रीस्ट ने या फिर ब्राह्मण्स ने लोगों को कैटेगराइज किया 4 ग्रुप में या 4 वर्ण में। पहला वर्ण ब्राह्मण, दूसरा वर्ण रूलर्स क्षत्रिय, तीसरा वर्ण विश्य या फिर वैश्य जो कि फार्मर हो सकते थे, हर्डर हो सकते थे, ट्रेडर हो सकते थे। ठीक है, क्षत्रिय और वैश्य ये लोग यज्ञ हवन वगैरह कर सकते थे। फिर लास्ट जो चौथे पायदान पे थे वो थे शूद्र। शूद्र को ज़्यादातर रिचुअल्स नहीं परफॉर्म करने देते थे लोग। वुमेन को भी थोड़ा लोअर कैटेगरी में देखते थे।
वुमेन एंड शूद्र वर नॉट अलाउड टू स्टडी वेद। वुमेन एंड शूद्र को अलाउ नहीं था वेद को पढ़ना। उसके बाद में ये जो ग्रुप्स थे वो किस तरीके से बन गए, हेरिडिटरी बन गए, बेसिस ऑफ द बर्थ बन गए। और थोड़े समय काल के बाद और एक और नई क्लास ऐड हो गई, 5वीं क्लास, जो थी अनटचेबल, जिन लोगों को छूना अलाउड नहीं था। ऐसे लोग जो हंटिंग करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, या फिर बरियल परफॉर्म करते हैं, क्रिमेशन करते हैं, वो लोग। लेकिन ये जो कैटेगरी थी या जो 4 वर्ण थे वो ज़्यादातर गंगा यमुना बेल्ट में माने जाते थे, और कुछ एरिया इंडिया के जैसे नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना, या फिर कुछ और दूर दराज के एरिया, साउथ वगैरह के एरिया में ये जो प्रचलन था, ये जो वर्ण सिस्टम था, वो इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। अब हम बात करते हैं जनपद की। तो पहले ऋग्वैदिक पीरियड में जन होती थी। जन मतलब कुछ लोगों का समूह, और उसमें कोई एक लीडर होता था, उसको बोलते थे राजा। अब ये जो जन है उसकी पॉपुलेशन बढ़ गई, शहर डेवलप हो गए, और उसे बोला जाने लगा जनपद। फिर जनपद का राजा थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, प्रोमिनेंट हो गया, थोड़ी ज़्यादा अच्छी जगह रहने लगा, थोड़ा ज़्यादा लुत्फ़ उठाने लगा, ठीक है। अब कुछ जो पुराने जनपद हैं वो हमको पता है वो कहाँ कहाँ थे। 16 महाजनपद के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन जब खुदाई हुई या फिर एक्सकेवेशन हुआ तो हमको पुराने जनपद इस जगह मिले हैं जो मैंने मार्क कर रखे हैं। पुराना किला दिल्ली में, पुराना किला की जब खुदाई हुई तो वहाँ पे जनपद पीरियड के हमको अवशेष मिले हैं। हस्तिनापुर जो कि मेरठ के पास है, यहाँ पे भी हमको अवशेष मिले हैं। अतरंजी खेरा एटा के पास एक जगह है, वहाँ पे भी हमको मिले हैं। और हमको जो अवशेष मिले हैं उससे हमें लगता है कि ये हट में रहा करते थे। कैटल होती थी इनके पास, राइस, वीट, बार्ले, मिलट, पल्स, सीसम, मस्टर्ड, शुगर केन उगाया करते थे, ठीक है। और ये लोग जो बर्तन वगैरह यूज़ करते थे, पॉटरी वगैरह यूज़ करते थे, उसको बोलते थे या उसको बोला जाता है पेंटेड ग्रे वेयर, क्योंकि ग्रे कलर की पॉटरी हुआ करती थी और उस पर कुछ ना कुछ डिज़ाइन, ज्योमेट्री बनी होती थी, तो उसे बोलते थे पेंटेड ग्रे वेयर। तो पेंटेड ग्रे वेयर कब यूज़ होती थी? लेटर वैदिक पीरियड में, जनपद पीरियड में यूज़ होती थी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। और पेंटेड ग्रे वेयर के साथ में कुछ और भी कलर के पॉट्स यूज़ होते थे। ज़्यादातर ग्रे कलर के थे, कुछ रेड के थे, कुछ पेंटेड ग्रे वेयर थे। यानी ग्रे कलर को ही पेंट कर दिया गया, कुछ डिज़ाइंस बना दिए गए, ज्योमेट्रिकल पैटर्न बना दिए गए, तो PGW हो गया, दैट्स मीन्स पेंटेड ग्रे वेयर। तो पेंटेड ग्रे वेयर किसकी निशानी है? जनपद पीरियड या फिर लेटर वैदिक पीरियड की निशानी है। अब हम महाजनपद वाले एरिया में आ जाएंगे, या महाजनपद वाले कालखंड में आ जाएंगे, टाइम पे आ जाएंगे। फिर जब जनपद थे, जनपद भी थोड़े थोड़े बड़े होते गए और बड़ी शहर बन गए, अर्बनाइज हो गए, तो अब महाजनपद बन गए वो। महाजनपद जैसे हमने पढ़े हैं 16 महाजनपद थे। महाजनपद ज़्यादातर कैसे होते थे? प्रॉपरली फोर्टिफाइड होते थे। फोर्टिफाइड मतलब जो शहर होता था उसको प्रॉपरली किलेबंदी कर दी जाती थी। किलेबंदी कैसे होती थी? बड़ी बड़ी वॉल बना के, या तो वुड की बनाई जाती थी वॉल, या तो ब्रिक्स की, या फिर स्टोन की। और ये क्यों बनाते थे? इसलिए बनाए जाते थे कि कहीं से अटैक हो तो बच पाएँ। अब अगर हम इस फिगर में देखेंगे पेज नंबर 58 में, तो बहुत बड़ी वॉल बनी हुई है जिसमें एक आदमी बैठा हुआ है। और ये वॉल कहाँ पर है? कौशाम्बी। कौशाम्बी एक महाजनपद था, इलाहाबाद के पास में ही है। तो जब वहाँ पे फोर्टिफिकेशंस मिली हैं हमको खुदाई के दौरान, तो ये सब थे। अब जो नए राजा थे महाजनपद वाले, वो बड़ी बड़ी आर्मी रखने लगे। आर्मी, रेगुलर आर्मी मतलब 24 घंटे 365 दिन वो सोल्जर की नौकरी करता था, ठीक है ना। फिर उनको पेमेंट भी देना है, सैलरी भी देनी है। तो महाजनपद पीरियड के दौरान पंच मार्क कॉइन्स आए। ऐसे कॉइन्स थे जिनको पंच कर दिया जाता था, जिस पे राजसी मोहर लगी हुई होती थी, और वो लोग करेंसी की तरह से यूज़ कर रहे थे। तो पंच मार्क कॉइन्स कब से यूज़ होना शुरू हो गए? महाजनपद पीरियड से।
फिर टैक्सेस की बात करते हैं, जहाँ पे हेडिंग लिखा हुआ है टैक्सेस, उसके अंदर जैसे जैसे रूलर्स ऑफ महाजनपद के जो रूलर्स थे वो बड़े बड़े फोर्ट बनाए जा रहे थे, फोर्टिफिकेशन हो रहा था, बड़ी बड़ी आर्मी रख रहे थे, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत थी ताकि वो सैलरी दे पाएँ। तो उन्होंने रेगुलर टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया। ऋग वैदिक पीरियड में रेगुलर टैक्स वगैरह कुछ नहीं था, जो लोग दे जाते थे वो राजा स्वीकार कर लेता था, लेकिन यहाँ पे रेगुलर टैक्सेशन होने लगा। कौन कौन से टैक्स थे? टैक्सेस ऑन क्रॉप्स के ऊपर टैक्स था, कितना था? 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, और इसको क्या बोलते थे? भाग बोलते थे, भाग। दूसरा टैक्सेस था क्राफ्ट पर्सन, जो लोग आर्ट एंड क्राफ्ट में कोई चीज़ बनाते थे उनके ऊपर भी टैक्स लगता था, लेकिन उनको कैसा टैक्स देना पड़ता था? कैश में नहीं देना पड़ता था, ऐसे देना पड़ता था जैसे फॉर एग्जांपल कोई बुनकर है जो कि कपड़े बुनता है, तो वो 1 महीने में 2 दिन या 3 दिन राजा के लिए बुनाई करेगा और बाकी दिन अपने पर्सनल बुनाई करता रहेगा, जिससे वो पैसे कमा सकता है, लेकिन इन फॉर्म ऑफ लेबर, यानी उसको कुछ लेबर राजा के लिए करना पड़ेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये टैक्सेस देने लगे क्राफ्ट पर्सन। फिर हर्डर, जो लोग चरवाहे थे, वो टैक्स देते थे, एनिमल को देना पड़ता था, या फिर एनिमल से जो मिल्क या फिर कोई और चीज़ मिल रही है वो देनी पड़ती थी। जो गुड्स वगैरह बेचे जाते थे उन पे भी टैक्स लगता था, जैसे आजकल जीएसटी लगता है। हंटर एंड गैदरर्स, जो हंटर वगैरह थे, उनको भी फॉरेस्ट से जो भी थोड़ा बहुत सामान मिलता है उसमें से कुछ हिस्सा राजा को देना पड़ता था। तो ये सब टैक्सेस हो गए। अब चेंजेस इन एग्रीकल्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें चेंज हुई थी वो देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट 2 मेजर चेंजेस आए थे। पहला, आयरन का हल बना लिया गया था। जो आयरन का हल था, पहले जो हमने हल देखा था आईबीसी में, वो लकड़ी का हल था, लेकिन ऋग वैदिक पीरियड के बाद में, लेटर वैदिक पीरियड में, आयरन का हल लोगों ने शुरू कर दिया यूज़ करना। तो आयरन के हल से क्या हुआ? ज़्यादा अच्छे से ज़मीन की खुदाई होने लगी और प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगी। दूसरा एग्रीकल्चर में चेंज क्या था? लोगों को ट्रांसप्लांटेशन करना आ गया पैडी में। पैडी मतलब जो राइस होता है, पहले वो राइस को कहीं और उगाते थे, और जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता था उस पौधे को उखाड़ के अपने खेत में बो देते थे। तो इससे क्या हो गया? पैदावार ज़्यादा बढ़ गई, ज़्यादा आसान हो गया, लेकिन इसके लिए उनको लेबर वगैरह चाहिए थी। तो ज़्यादातर जो दास थे, दासियाँ थीं, एग्रीकल्चर लेबरर्स को बोलते थे, कमकराज वो थे, उनसे ये काम करवाया जाता था। कम्मकारा स्लेव मैन, स्लेव वुमेन से ये काम करवाते थे। कम्मकारा मतलब होता है एग्रीकल्चर लेबरर। अब हम 2 महाजनपद पे ध्यान देंगे, उनके बारे में कुछ पढ़ेंगे। पहला है मगध महाजनपद, दूसरा है वज्जी महाजनपद। मगध महाजनपद बहुत ज़्यादा पावरफुल था। क्यों? क्योंकि यहाँ से इम्पोर्टेंट नदियाँ बहती थी, गंगा या सोन, जिससे ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से हो पाता था, वाटर सप्लाई अच्छे से हो पाती थी, लैंड फर्टाइल थी, प्लस फॉरेस्ट थे तो एलिफेंट्स पाए जाते थे। उन एलिफेंट्स को ये यूज़ कर लेते थे मिलिट्री में, ट्रांसपोर्टेशन पर्पज़ के लिए। एंड मगध के पास आयरन की माइंस भी थी। अभी भी अगर जाओ तो बिहार, झारखंड के पास में काफ़ी सारी आयरन माइंस हैं। एंड मगध में रूलर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे जो कि एम्बिशियस थे। फॉर एग्जांपल बिम्बिसार एंड अजात शत्रु। सिमिलरली एक और था महापद्म नंदा, नंद वंश का। और मगध की पहली कैपिटल क्या थी? राजगीर थी। उसके बाद में शिफ्ट कर दी गई पाटलिपुत्र। फिर बीच में यहाँ पे हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर या फिर सिकंदर जिसे बोलते हैं, जो कि मैसिडोनिया का राजा था ग्रीस में, वो उसने सोचा कि मैं विश्व को जीतूंगा। तो पहले उसने इजिप्ट को जीता, फिर पर्शिया आ गया, फिर वेस्ट एशिया आ गया, और इंडिया में वो ब्यास नदी तक आ पाया। ब्यास नदी के आगे आने की हिम्मत उसकी आर्मी में नहीं की और वो वापस लौट गया। तो बस ये थोड़ा सा एक तरीके से स्टोरी है जिससे याद रहे कि अलेक्जेंडर कब आया था? महाजनपद पीरियड के टाइम पर आया था। ठीक है। फिर अ क्लोजर लुक एट वज्जी। अब हम वज्जी की बात करते हैं। महाजनपद, वज्जी महाजनपद कैसा था? ये बिहार से ऊपर नेपाल की साइड में पड़ता है, बिहार भी थोड़ा थोड़ा आ जाता है। इसकी कैपिटल थी वैशाली, वी फॉर वज्जी, वी फॉर वैशाली। और यहाँ पे राजशाही ऐसे नहीं चलती थी कि एक ही राजा है। यहाँ पे बोला जाता था इसे संघ, गण या संघ, जैसे भारतीय गणराज्य, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो गण यानी रिपब्लिक था, ये संघ था।
यूनियन था या फिर रिपब्लिक था। इसमें क्या होता है, कोई एक राजा नहीं होता, बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स के अपने अपने राजा होते हैं। तो लगभग 1000 प्लस से ज़्यादा यहाँ पे छोटे छोटे राजा या लीडर्स थे जो कि साथ में मिल बैठ के ही फैसला करते थे। और वहाँ पे लीडर कैसे बनाया जाता था, वोटिंग के थ्रू बनाया जाता था। तो बेसिकली डेमोक्रेसी थी ये, लेकिन एग्जैक्ट डेमोक्रेसी नहीं थी, लेकिन थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी थी। ठीक। जो राजा थे, अलग अलग राजा असेंबली में मिलते थे और डिसीज़न बहुमत से लेते थे, यानी कंसेंसस से डिसीज़न लिया जाता था। और नॉर्मल पब्लिक भी आ सकती थी उन असेंबलीज़ में, लेकिन हाँ कभी कभी कुछ ऐसी असेंबली होती थी कि वुमेन, दास दासी या फिर कमकार्स को असेंबली में नहीं आने दिया जाता था। बुद्ध और महावीर दोनों ही रिपब्लिक से आते थे, यानी वज्जी से आते थे। ठीक है, तो इसलिए बहुत सारे बुद्धिस्ट जो हमें लिटरेचर मिलते हैं उसके अंदर संघ या फिर गण या फिर वज्जी का जिक्र होता है। तो इसी तरीके से एक जिक्र हुआ है जो ऑरेंज बॉक्स दिया गया है, अजात शत्रु इन द वज्जीज। अजात शत्रु हमें पता है, अजात शत्रु कौन था। अजात शत्रु बिंबिसार का बेटा था, मगध का राजा, जो कि वज्जी को अटैक करने वाला था। तो उसने अपना एक मिनिस्टर था वसाकर, उनको वसाकारा को भेजा था बुद्ध के पास। तो बुद्ध ने बताया था कि वज्जी हमेशा प्रॉस्पेरस रहेगी अगर वज्जी के अंदर असेंबली होती रहती है, लोग मिलके काम करते हैं, XYZ वगैरह ये सारी चीज़ें। और ये जो रिपब्लिक थे या फिर गण थे जहाँ पे थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी थी, वो गुप्ता पीरियड आने से पहले तक अपनी परंपराएं, कल्चर को आगे तक रखते रहे। जब एक बार गुप्ताज आ गए तो वहाँ पे जो रिपब्लिकन सिस्टम था, जो डेमोक्रेसी का थोड़ा बहुत सिस्टम था, वो हट गया। तो यही है इसके अंदर। उसके बाद में फिर लास्ट में बता रहा है कि एथेंस, एथेंस ग्रीस है। 2500 साल पहले एथेंस या ग्रीस में थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी आई थी, जहाँ पे जो भी पुरुष लोग हैं 30 साल से ऊपर, उनको सिटीजन्स माना गया था और असेंबली बैठती थी, वो लोग मिलके चीज़ें डिसाइड करते थे। लॉटरी से अपॉइंटमेंट्स होते थे, यानी हर किसी को फेयर चांस मिलता था। लोगों को माना जाता था कि वो आर्मी में भी सर्व करेंगे। वुमेन को सिटीज़न नहीं माना जाता था, उनको वोटिंग राइट्स नहीं थे। स्लेव्स को भी वोटिंग राइट्स वगैरह नहीं थे। तो ये सारी एथेंस की कहानी होगी।